क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य को अगर दोगुना कर दिया जाए तथा विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य का तो कितना किया जा रहा है? दुगना। प्रश्न में लिखा हुआ है ना, लागत मूल्य का दोगुना यानी कि क्रय मूल्य का दुगना और विक्रय मूल्य का 3 गुना। तो यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य में 3 का गुणा कर दिया है। तो अब लाभ कितना होगा? लाभ 65% हो जाएगा। यानी कि इसमें पहले वाला लाभ नहीं बताया गया है, इसमें ऐसा बताया गया है कि अगर क्रय मूल्य को दोगुना कर दे और विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दे तो उस स्थिति में लाभ जो होगा ना वो 65% होगा। और प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी कि उसका दुगना ना किया जाए क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का 3 गुना ना किया जाए, कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, यानी कि जो पहले वाला यहाँ पर क्रय मूल्य है और पहले वाला ही विक्रय मूल्य है, उससे हमें ये पता लगाना होगा कि यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर अभी तो हम पता लगाते हैं कि जब 65% लाभ होगा तो उस स्थिति में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 65% को हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 65/100 के बराबर। और यहाँ पर जब हम 5 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 13/20। तो 65% किसके बराबर होगा? 65% यहाँ पर बराबर होगा 13/20 से। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि 20 तो क्या होगा? 20 यहाँ पर अगर यहाँ पर 65% का लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पर 20 तो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। और यहाँ पर 20 का 65%, क्योंकि 65% लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य का 65% तो निकालना ही होगा, तभी तो पता लगेगा ना कि लाभ कितना हो रहा है। और 20 का 65% होता है 13 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हमने क्रय मूल्य 20 माना है ना, तो लाभ यहाँ पर अगर 65% हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 13 यूनिट का लाभ हो रहा है। और यहाँ पर 13 यूनिट का लाभ तो तभी हो सकता है ना जब 20 यूनिट की वस्तु को यहाँ पर 33 यूनिट में बेच दिया जाए, तभी तो यहाँ पर 13 यूनिट का लाभ हो सकता है। 13 यूनिट यानी कि 65% का लाभ होगा यदि यहाँ पर क्रय मूल्य हमने 20 लिया है तो अब आपको ये समझ में आया है यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर 65% लाभ की बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर क्रय मूल्य को दोगुना किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्रय मूल्य को यहाँ पर दोगुना किया और यहाँ पर विक्रय मूल्य को 3 गुना किया, तो उस स्थिति में लाभ 65% था। यानी कि उस स्थिति में क्रय मूल्य यहाँ पर 20 हो गया था और विक्रय मूल्य यहाँ पर 33 हो गया था, तभी यहाँ पर 65% का लाभ हो रहा था। लेकिन अगर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन करे ही ना, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में परिवर्तन ना करें, जैसा कि यहाँ पर 2 का गुणा करने पर 20 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 10 लिखा होता क्रय मूल्य के स्थान पर, तभी तो 10 में 2 का गुणा करने पर यहाँ पर 20 आया होगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर 33 लिखा हुआ है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 11 होगा, तभी तो 11 गुणा 3 करने पर 33 आएगा ना। और जब यहाँ पर क्रय मूल्य 20 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 33 हो जाएगा तो लाभ यहाँ पर 65% हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाल ही लिया है कि पहले वाला क्रय मूल्य कितना था? 10 और विक्रय मूल्य कितना था? 11 था। तभी तो यहाँ पर 10 में 2 का गुणा करने पर कितना आया होगा? 20 आया होगा। और यहाँ पर 11 में 3 का गुणा करने पर 33 आया होगा। तो यहाँ पर हमने पहले वाला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल ही लिया है, तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि क्रय मूल्य को दोगुना नहीं करेंगे तो क्रय मूल्य 10 ही रहेगा और विक्रय मूल्य को 3 गुना नहीं करेंगे तो विक्रय मूल्य 11 ही रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं करना है और पता लगाना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पर 10 यूनिट है, विक्रय मूल्य 11 यूनिट है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का यहाँ पर लाभ हो रहा है। और बट्टे में हमें क्या लिखना होगा? क्रय मूल्य को बट्टे में हम 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हम 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर हमें परसेंट में निकालना है। 0
जीरो से जीरो यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10%। यानी कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन ना किया जाए ना, तो लाभ यहाँ पर 10% होगा। और अगर क्रय मूल्य को 2 गुना कर दे और विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दे, तो उस स्थिति में लाभ यहाँ पर 65% होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर 10% होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उसे निश्चित मूल्य के 33 1/3% पर बेचा जाता है, तो 33 1/3% की हानि होती है। यदि वस्तु को निश्चित बिक्री मूल्य के 60% मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु का निश्चित विक्रय मूल्य है, लेकिन उस निश्चित विक्रय मूल्य पर ना बेचकर उस निश्चित विक्रय मूल्य के अगर 33 1/3% पर ही वस्तु को बेच दिया जाए, तो उस स्थिति में हानि होगी। और हानि कितनी होगी? 33 1/3% की हानि होगी। अब प्रश्न में ऐसा पूछा गया है, यदि उस वस्तु को निश्चित बिक्री मूल्य के 60% मूल्य पर बेचा जाए, तो फिर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फिक्स एसपी, यानी कि जो यहाँ पर निश्चित विक्रय मूल्य की बात हो रही है, उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिक्स विक्रय मूल्य, इस तरह से लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिक्स विक्रय मूल्य, जो यहाँ पर निश्चित विक्रय मूल्य है, उस मूल्य पर तो वस्तु को बेचना ही नहीं है। उस निश्चित मूल्य के 33 1/3% पर वस्तु को बेचना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 33 1/3% और इस प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं। तो यहाँ पर पहले तो इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में ही चेंज कर लेते हैं। 3 का गुणा 33 से होगा 99। 99 में 1 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आएगा 100 और बट्टे में हम लिखेंगे 3। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100। 100 से 100 यहाँ पर कट जाएगा और 33 1/3% किसके बराबर होगा? 1/3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये किसके बराबर है? 33 1/3%, 1/3 के बराबर है। तो यहाँ पर तो हमने लिखा है फिक्स विक्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पर हम लिख लेते हैं केवल विक्रय मूल्य। यानी कि यहाँ पर जिस विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेचा जा रहा है और यहाँ पर उस विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेचने पर 33 1/3% की हानि भी हो रही है, तो उस विक्रय मूल्य को हमने केवल दर्शा दिया एसपी से। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि निश्चित विक्रय मूल्य पर तो बेचा ही नहीं जा रहा, निश्चित विक्रय मूल्य के 33 1/3% पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 3 लिखा हुआ है, जो हमने 33 1/3% को भिन्न में बदला, तो ये 1/3 के बराबर आया है। तो यहाँ पर हम फिक्स विक्रय मूल्य को तो 3 मान लेते हैं और 3 का अगर 33 1/3% निकाला जाता है, तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर वो कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य 1 आ जाएगा। यानी कि निश्चित विक्रय मूल्य तो 3 है और 3 का अगर 33 1/3% निकाला जाएगा, तो वो 1 के बराबर ही आएगा। यानी कि वस्तु को निश्चित विक्रय मूल्य पर नहीं बेचा गया है। निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचते तो 3 यूनिट में बेचते, लेकिन निश्चित विक्रय मूल्य के 33 1/3% पर बेचा गया है। यानी कि यहाँ पर 1 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया गया है। तो इस तरह से आपको समझना है। 3 यूनिट यहाँ पर हमने लिख दी और यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 यूनिट। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया है कि 33 1/3% से हमने यहाँ पर निश्चित विक्रय मूल्य और जिस विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है, उस विक्रय मूल्य के बीच में संबंध निकाल लिया है और वो कितना आया है? 3:1 का आया है। तो अब आगे तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 33 1/3% की हानि हो गई। यानी कि इस विक्रय मूल्य पर, यानी कि जो 1 यूनिट में वस्तु बेची गई है ना, इसके कारण ही तो 33 1/3% की हानि हुई है। आपको पता है ना कि 33 1/3% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हम कॉस्ट प्राइस भी लिख लेते हैं, क्योंकि जब हानि या लाभ होता है, तो हानि और लाभ का संबंध तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 33 1/3% की हानि हो रही है ना, तो बट्टे में जो 3 लिखा हुआ है, इसको तो हम क्रय मूल्य मानेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के नीचे हम क्या लिखेंगे? 3 यूनिट क्या है? क्रय मूल्य है।
फिर हानि कितनी हो रही है? 33 सही 1/3%। तो 3 का 33 सही 1/3% तो 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 यूनिट की यहाँ पर हानि हो रही है। 3 यूनिट वस्तु का क्रय मूल्य है, 1 यूनिट की हानि हो रही है। तो 1 यूनिट की हानि तभी हो सकती है जब 3 रुपए की वस्तु को 2 रुपए में ही बेच दिया जाए। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस के नीचे ही हमें 2 लिखना है, क्योंकि 1 यूनिट में जब वस्तु को बेचा गया है तभी तो हानि हुई है। तो यहाँ पर 3 यूनिट जब वस्तु का हमने क्रय मूल्य माना है, तो उसके अनुसार तो यहाँ पर 2 यूनिट क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। लेकिन आपको अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो विक्रय मूल्य है, यहाँ पर 1 यूनिट है और यहाँ पर 2 यूनिट है। तो ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर बराबर ही होनी चाहिए। तो बराबर कैसे की जा सकती है? यहाँ पर जो ये 1 लिखा हुआ है, इसमें हमें 2 का गुणा करना चाहिए, जिससे कि 1 गुणा 2 तो 2 के बराबर ही हो जाएगा। लेकिन अनुपात है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करना होगा। तो अब यहाँ पर क्या क्या संबंध आएगा? तो यहाँ पर 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि जो फिक्स विक्रय मूल्य है वो तो आ गया 6 यूनिट। और जिस विक्रय मूल्य पर हमने बेच दिया है वस्तु को, जिसके कारण 33 सही 1/3% की हानि हुई है, तो वो विक्रय मूल्य यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 3 यूनिट है। इस तरह से यहाँ पर ये संबंध आ गया है। अब प्रश्न में ज्ञात करना है कि यदि वस्तु को निश्चित बिक्री मूल्य के 60% मूल्य पर बेच दिया जाए, यानी कि यहाँ पर जो ये 6 यूनिट है, ये क्या है? निश्चित विक्रय मूल्य। लेकिन निश्चित बिक्री मूल्य पर अब वस्तु को नहीं बेचना है, निश्चित बिक्री मूल्य के 60% मूल्य पर ही वस्तु को बेचना है और पता लगाना है कि लाभ होगा या हानि होगी। तो यहाँ पर आप इस अनुपात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि जो यहाँ पर फिक्स्ड एसपी है, यानी कि जो निश्चित विक्रय मूल्य है, और यहाँ पर जो यहाँ पर विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेच दिया गया है और जिसके कारण यहाँ पर 33 सही 1/3% की हानि भी हुई है, तो वही विक्रय मूल्य यहाँ पर हमने एसपी लिखा है और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर अब ये अनुपात कितना आया है? 6:2:3 यहाँ पर आया है। तो अब प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि निश्चित बिक्री मूल्य पर वस्तु को नहीं बेचना है, निश्चित बिक्री मूल्य के 60% मूल्य पर ही वस्तु को बेचना है और ये पता लगाना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो निश्चित बिक्री मूल्य तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 यूनिट में वस्तु को नहीं बेचना है, 6 यूनिट का हमें 60% लेना होगा। तो 6 यूनिट का 60% क्या होगा? तो 6 का 60% हम इस तरह से निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 गुणा 6 करेंगे 36 आएगा, और 36 में अगर 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये मूल्य आ जाएगा 3.6 यूनिट। तो यहाँ पर उस वस्तु को 6 यूनिट में नहीं बेचना है, उस वस्तु को बेचना है 6 यूनिट का 60%, यानी कि 3.6 यूनिट में उस वस्तु को बेचना है। और हमें ये पता लगाना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्योंकि लाभ तो यहाँ पर निश्चित रूप से होगा ही। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 यूनिट तो वस्तु का क्रय मूल्य है और 3.6 यूनिट में वस्तु को बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 0.6 यूनिट का यहाँ पर लाभ हो रहा है। और अब हम ये पता लगा सकते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्योंकि 0.6 यूनिट यहाँ पर क्या है? लाभ है। और यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 3 यूनिट। तो बट्टे में हम 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। दशमलव यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर बट्टे में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 3 के पहाड़े से यहाँ पर 6 कटेगा 2 बार, और 2 गुणा 10 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20%। तो प्रश्न में पूछा गया था कि निश्चित बिक्री मूल्य के 60% मूल्य पर अगर वस्तु को हम बेच देते हैं तो उस स्थिति में लाभ होगा, और कितना परसेंट लाभ होगा? 20% लाभ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केले खरीदना यानी कि खरीदता है और 7 रुपए में 6 केले बेच देता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? यानी कि लाभ होगा या हानि होगी, ऐसा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं क्रय, और यहाँ पर हम लिखते हैं विक्रय, और यहाँ पर हम लिखेंगे मूल्य, और यहाँ पर लिखेंगे हम वस्तु। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में खरीदने में क्या दिया हुआ है कि 6 रुपए में 7 केले खरीदे जाते हैं, यानी कि 7 वस्तु खरीदी जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय के सामने, यानी कि यहाँ पर जो मूल्य है वो तो 6 रुपए है और वस्तु कितनी है? 7 है। और विक्रय में देखिए, यानी कि जब वस्तु को बेचा जा रहा है तो 7 रुपए में 6 केले बेचे जा रहे हैं, तो मूल्य तो कितना है? 7 है, और वस्तु कितनी है? 6 है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन अब आपको करना क्या है इस प्रश्न को हल करने के लिए? यहाँ पर जो ये वस्तु है ना, यहाँ क्रय की
गई वस्तु तो 7 है और विक्रय की गई वस्तु 6 है। तो यहाँ पर वस्तु तो बराबर ही होना, तभी हम यहाँ पर पता लगाए कि लाभ होगा या हानि होगी। तो यहाँ पर जो ये 7 वस्तु है और यहाँ पर 6 वस्तु है, वस्तु हमें बराबर करनी होगी, जिससे कि हमें पता लगे कि जितनी वस्तु खरीदी गई थी उतनी ही वस्तु बेची गई है। तो फिर हम ये पता लगा पाएंगे कि लाभ कितना हो रहा है और हानि कितनी हो रही है। लाभ भी हो रहा है या हानि हो रही है या फिर क्या हो रहा है इसमें, जब भी तो पता लगेगा ना। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि वस्तु बराबर करनी है तो यहाँ पर हमें 6 का गुणा करना चाहिए और 6 में हमें 7 का गुणा करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर 6 का गुणा किया जा रहा है तो यहाँ पर भी 6 का गुणा करना है, और यहाँ पर 7 का गुणा किया गया है तो यहाँ पर भी 7 का गुणा किया जाएगा। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर वस्तु तो बराबर आ ही गई है। 7 गुणा 6 करने पर 42 आ गया है, 6 गुणा 7 करने पर 42 आ गया है। लेकिन अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है। 6 गुणा 6 कितना होगा, 36 होगा, और 7 गुणा 7 कितना होगा, 49 होगा। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया था ना कि 6 रुपये में 7 केले खरीदना है और 7 रुपये में 6 केले बेचना है, तो फिर परिणाम क्या होगा। अब आप ये देख लीजिए कि 42 वस्तुएं का जो क्रय मूल्य है, यानी कि 42 वस्तुएं जो खरीदी गई है वो तो 36 रुपये में खरीदी गई है, लेकिन 42 वस्तुएं जब बेची गई है ना, तो बेचने में उससे कितने रुपए लिए गए हैं, ग्राहक से 49 रुपये लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 36 रुपये की वस्तु है और उसको 49 रुपये में बेच दिया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर लाभ हो रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है, 13 यूनिट का लाभ हो रहा है, 13 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है, तो बट्टे में हम लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 36 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 36 है और ये 100 है, तो 4 के पाड़े से दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 25। अब यहाँ पर हम अगर 25 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा, 25 गुणा 13 हम आसानी से कर सकते हैं, 13 पंच 65 होगा, और 13 दूनी 26, 26 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 और ये आएगा 325। लेकिन बट्टे में 9 भी तो लिखा हुआ है, तो 325 में हमें 9 से भाग देना होगा। आइए अब हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। 325 में हम 9 से भाग देते हैं और पता लगाते हैं कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 9 तिया 27 होगा। आपको पता है ना कि आंसर तो लाभ का आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से ही सही आंसर होगा। तो 9 तिया 27, फिर यहाँ पर 5 और ये 5, तो यहाँ पर 9 छक 54 होगा। फिर यहाँ पर जो आंसर आएगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी नहीं होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 36.11%। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि समान मूल्य पर दोनों वस्तुओं को बेचा गया है, तो उनके क्रय मूल्यों में जो अंतर है वो कितना है, 3200 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट वस्तु और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड वस्तु। तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य और यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य, और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कितना आएगा। तो अब आप ये देखिए कि पहली वस्तु के लिए लिखा गया है कि दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को तो लाभ पर बेचा गया है, और कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया है, 60% लाभ पर बेचा गया है। तो 60% का भिन्न रूप क्या होगा, हमें लिखना होगा 60 और बट्टे में लिखेंगे हम 100, क्योंकि प्रतिशत को हम भिन्न में बदल रहे हैं। तो 60% का भिन्न रूप होगा 60/100। तो जब यहाँ पर इसको हल किया जाएगा, यानी कि 20 के पाड़े से हम काट देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3/5 के बराबर। तो 60% यहाँ पर लाभ है और यहाँ पर 60% का जब भिन्न निकाला गया, भिन्न रूप निकाला गया, तो वो 3/5 के बराबर आया। तो अब हम इसका यूज़ कैसे लेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है ना कि यहाँ पर जो बट्टे में 5 लिखा हुआ है इसको तो हम क्रय मूल्य ही मानते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। फिर आपको पता है कि 60% लाभ हो रहा है, तो 5 का 60% होता है 3 के बराबर। अगर 5 रुपये यहाँ पर हमने वस्तु का क्रय मूल्य मान भी लिया है और 3 यूनिट का लाभ यहाँ पर होना ही चाहिए, क्योंकि लाभ 60% है, तो 3 यूनिट का लाभ तभी हो सकता है जब 5 रुपये की वस्तु को हम 8 रुपये में बेच दें। तो इस तरह से यहाँ पर हम पहली वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा, 5:8 आएगा।
अब दूसरी वस्तु के लिए ऐसा कहा गया है कि 20% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी मान सकते हैं कि 100 रुपये में अगर उस वस्तु को खरीदा जाए और 20% की हानि हो, यानी कि उस वस्तु को 80 रुपये में बेच दिया गया है। दूसरी वस्तु की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरी वस्तु के लिए हमने लिख दिया कि क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है, और अगर 20% की हानि हो रही है तो यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु को 80 में बेच दिया, तभी तो 20% की हानि हो सकती है। तो यहाँ पर भी अनुपात हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 5:4। 20 के पहाड़े से अगर काट देंगे तो यहाँ पर जो दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5:4 आ जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार हम हल करेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है, यहाँ तक तो हमने हल कर ही लिया है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। तो इस तरीके से हमने पहली वस्तु के लाभ से तो हमने यहाँ पर ये पता लगा लिया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होगा, और दूसरी वस्तु का जो यहाँ पर 20% हानि दी हुई थी तो उससे भी हमने दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल ही लिया है और अनुपात भी निकाल लिया है। लेकिन अब आगे प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर हम समान कर लेते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य तो 8 यूनिट है, यानी कि 8 रुपये आप मान लीजिए, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर 4 है। तो ये बराबर होना चाहिए। तो अनुपात में तो हम बराबर आसानी से कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 4 में हम 2 का गुणा कर देते हैं, 8 हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य हमें बराबर करना है दोनों वस्तुओं का। लेकिन अनुपात है, यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करना ही होगा। तो यहाँ पर अब दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 करने पर 10 आ जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अब अनुपात आएगा, जिससे कि यहाँ पर विक्रय मूल्य की वैल्यू बराबर हो गई है, तो ये अनुपात होगा 10:8 के बराबर। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पर दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात है, अब यहाँ पर 10:8 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि विक्रय मूल्य को हमें समान लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि विक्रय मूल्य तो समान ही है यहाँ पर। अब प्रश्न में आगे ज्ञात का करना है। आप ये देखिए, ज्ञात तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि हमें 8 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन प्रश्न में जो डाटा दिया है उसको तो समझना होगा। प्रश्न में कहा गया है कि क्रय मूल्य में अंतर जो है ना, उनके दोनों वस्तुओं के जो क्रय मूल्य में अंतर है वो 3200 रुपये का अंतर है। तो आप अनुपात से ही देखिए कि आपको अंतर दिखाई दे रहा है। अनुपात से बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 10 यूनिट है। तो यहाँ पर अनुपात में ही अंतर दिखाई दे रहा है, और ये कितना अंतर है, 5 यूनिट का अंतर है। क्रय मूल्य में अंतर देखना है, लेकिन प्रश्न में ये वैल्यू दे रखी है 3200 रुपये के बराबर। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3200 के बराबर, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी होगी। तो 3200 में हमें 5 से भाग देना होगा, और ये कितनी बार जाएगा, ये भाग यहाँ पर जाएगा 640 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 640 रुपये। अब प्रश्न में ज्ञात ये करना है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो बराबर ही है, 8 यूनिट ही तो है। तो यहाँ पर जब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 640 रुपये आ ही गई है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें 8 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। और 8 यूनिट की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाएगी, जब 8 में हम गुणा करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 640 से यहाँ पर गुणा करना होगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5120 रुपये। तो प्रश्न में पूछा गया था कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आंसर आया है यहाँ पर 5120 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि समान मूल्य पर बेच देता है। विक्रय मूल्य तीनों वस्तुओं के लिए समान है। फिर प्रश्न में आगे कहा गया है कि वह पहली वस्तु को, 3 वस्तुओं की बात हो रही है प्रश्न में, तो यहाँ पर पहली वस्तु के लिए कहा गया है कि पहली वस्तु को तो 25% हानि पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर, और तीसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो इस प्रकार उसको कुल मिलाकर हानि जो हुई है वो 100 रुपये की हुई है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वस्तु का इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर समान है, तो वही विक्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेकंड, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं थर्ड, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य।
तो अब आप यहाँ पर देखिए कि पहली वस्तु के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 25% की हानि होती है। तो अब आप यहाँ पर ये सोच सकते हो कि अगर 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो, अगर उसको 75 में बेचा जाएगा ना, यहाँ पर क्रय मूल्य के नीचे ही हमने 100 लिखा है और विक्रय मूल्य के नीचे यहाँ पर हमने 75 लिखा है। पहली वस्तु की बात हो रही है जिसमें 25% की हानि हो रही है। तो 25% की हानि तभी हो सकती है जब 100 रुपये की वस्तु को 75 रुपये में बेच दिया जाए, तो 25% की हानि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम अनुपात में लिखेंगे तो हम यहाँ पर काट सकते हैं, 25 के पहाड़े से ही कट जाएगा ये। यहाँ पर ये 4 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो यहाँ पर पहली वस्तु के लिए जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 4:3 आएगा। तो यहाँ पर हम 4:3 लिख लेते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि दूसरी वस्तु के लिए क्या कहा गया है। दूसरी वस्तु को बेचा गया है लेकिन 10% की हानि हुई है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि 100 रुपये हम मान लेते हैं दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है, और अगर 10% की हानि हो रही है तो सीधा सा अर्थ यह है कि उस वस्तु को 90 में बेच दिया गया है। तो 90 में बेच दिया जाएगा 100 रुपये की वस्तु को, 10% की हानि हो जाएगी। अब हम इसको भी अनुपात में ही लिखेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 तो कट ही जाएगा और ये अनुपात कितना आ जाएगा, 10:9 आ जाएगा। तो दूसरी वस्तु के लिए जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात आएगा वो 10:9 आएगा। अब तीसरी वस्तु के लिए कहा गया है कि 20% का लाभ हो रहा है। तो तीसरी वस्तु को यहाँ पर हम मान ही लेते हैं कि यहाँ पर ये 100 रुपये में खरीदी गई थी और 20% का लाभ तभी हो सकता है जब वस्तु को 120 रुपये में बेचा गया हो। तो 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेच दिया जाए तो 20% का लाभ हो जाएगा। अगर अनुपात निकाला जाएगा तो 20 के पहाड़े से काटा जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6, और ये अनुपात आ जाएगा 5:6 के बराबर। तो यहाँ पर तीसरी वस्तु के लिए जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात आया है वो कितना आया है, 5:6 आया है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि प्रश्न में तो ऐसा कहा गया था कि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो समान होना चाहिए, तीनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो तो अलग अलग है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 3 यूनिट है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 9 यूनिट है, तीसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 यूनिट है। जबकि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो यहाँ पर बराबर ही होना चाहिए, तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है, 9 है, 6 है, बराबर करना है, तीनों संख्याओं का लैसे ले सकते हैं। 3, 9 और 6 का अगर लैसे लिया जाएगा तो 18 आएगा। तो इन तीनों अनुपातों को हम 18 बना देते हैं जिससे कि यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर हो जाए। तो 18 बनाना है तो 3 में तो 6 का गुणा करना चाहिए, 9 में हमें 2 का गुणा करना चाहिए और 6 में हमें 3 का गुणा करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये विक्रय मूल्य अब आप देख सकते हो तीनों वस्तुओं के लिए बराबर हो गया है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अनुपात में यहाँ पर आपने 6 का गुणा किया है तो आपको यहाँ पर भी 6 का गुणा करना होगा। यहाँ पर 2 का गुणा किया है तो यहाँ पर 10 में 2 का गुणा करना होगा, यहाँ पर 3 का गुणा किया है तो यहाँ पर आपको 5 में 3 का गुणा करना होगा। तो अब यहाँ पर क्रय मूल्य भी चेंज होगा। जैसा कि 4 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यहाँ पर 10 गुणा 2 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 गुणा 2 यहाँ पर होगा 20, और यहाँ पर कितना आएगा, 5 गुणा 3 कितना होगा, 15 होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उसको हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात है, अनुपात में गुणा किया गया था तो जिसके कारण यहाँ पर ये चेंज हो गया है। लेकिन ये इसलिए किया गया है जिससे कि विक्रय मूल्य यहाँ पर समान आ जाए, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान आ गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कुल मिलाकर कितना होगा, क्योंकि प्रश्न में जो दिया हुआ है आगे आप उसको ध्यान से देखिए। प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 100 रुपये की हानि हो जाती है, यानी कि समान मूल्य पर वह वस्तु को बेच तो देता है लेकिन फिर होता क्या है, पहली वस्तु पर उसको 25% की हानि हो गई, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई है और तीसरी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है, और कुल मिलाकर उसको कितने रुपए की हानि हो गई है, 100 रुपये की हानि हो गई है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कुल मिलाकर हानि हो रही है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं ना कि कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना है और कुल मिलाकर विक्रय मूल्य कितना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर हमें तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य निकालना हो तो यहाँ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 24 रुपये, दूसरी
दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये और तीसरी वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपये। तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 + 20 कितना होता है? 44। 44 में 15 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 59 रुपये के बराबर। तो तीनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो तो आ गया 59, और यहाँ पर 18 18 18 जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 54। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि तीनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो तो 59 रुपये आ गया है, और तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 54 रुपये आ गया है। यानी कि 59 रुपये की वस्तु को जब 54 रुपये में बेच दिया जाएगा तो हानि तो होगी। और यहाँ पर आप अनुपात से देख सकते हो कि कितनी हानि हो रही है। 59 की वस्तु अगर 54 में बेची जा रही है तो 5 यूनिट की हानि हो रही है। तो आपने देखा कि अनुपात से तो 5 यूनिट की हानि हो रही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये किसके बराबर है? 100 रुपये के बराबर है, क्योंकि 100 रुपये की हानि प्रश्न में दी हुई है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 यूनिट बराबर यहाँ पर आएगा 20 रुपये की। लेकिन अब प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। प्रश्न में तो ज्ञात ये करना है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य तो 18 यूनिट ही है। तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 18 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। जब 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 20 रुपये है तो 18 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करना तो बिल्कुल आसान है। 18 में हम गुणा कर देंगे 1 यूनिट की वैल्यू से, यानी कि 20 रुपये से। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 360 रुपये। तो प्रश्न में पूछा ये गया था कि जो समान विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेचा तो गया है, लेकिन वह विक्रय मूल्य है क्या? तो उस विक्रय मूल्य का मान यहाँ पर कितना आया है? 360 रुपये आया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा।